जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज के इस लेक्चर में हम स्प्रिंग एमवीसी को कंप्लीट कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं स्प्रिंग एमवीसी के, जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से कवर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम फुल स्टैक के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज स्प्रिंग एमवीसी। देखिए, स्प्रिंग एमवीसी एक फ्रेमवर्क है जावा लैंग्वेज का, जिसको हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसकी डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकली ही कवर करेंगे। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए दैट स्प्रिंग एमवीसी एक फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है? जावा लैंग्वेज का। क्यों इसे यूज़ करते हैं? वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दैट्स इट, इतना काफ़ी है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एमवीसी एंड नॉर्मल एमवीसी। जब आपको डिफरेंस पता होगा ना, तब आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों हमने एमवीसी को छोड़ा और क्यों हम स्प्रिंग एमवीसी को यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डेवलपर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों हम एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ गए, क्या उसमें कमियां थी, किस चीज़ की कमी को पूरा किया एक नए फ्रेमवर्क ने। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट जो एमवीसी था, नॉर्मल एमवीसी, वो कैसे काम करता था। तो फर्ज करें, सपोज करें हमारे पास ना यहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है। ओके, हमारा एक यूज़र है जो कि हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ आर यूज़र। मेक श्योर आपके माइंड में ना इस वक्त वेबसाइट होनी चाहिए। ओके, तो हमारी वेबसाइट को कोई ना कोई यूज़ कर रहा है। अब ये यूज़र क्या करता है? यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है जब भी वो आपकी वेबसाइट को यूज़ करता है। अब उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बैकएंड पे हमारे पास डिफरेंट कंट्रोलर्स होते हैं। ओके, मान लीजिए एक कंट्रोलर ये है। ओके, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और दो कंट्रोलर हमारे पास, लेट मी फिक्स दिस। ओके, तो मान लीजिए बैकएंड पे हमारे पास चार कंट्रोलर्स हैं जो कि डिफरेंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करेंगे। अब कंट्रोलर क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं ना, तो उसके अंदर पेजेस होते हैं। कैसे? मान लो आप एक वेबसाइट पे गए जिसका नाम है कोर्सेज। ओके, ये वेबसाइट है जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करती है। और मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए। लेट मी फिक्स दिस। ओके, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है कोर्सेज, और इसके ऊपर एक और पेज है जहां पर जावा का कोर्स रखा हुआ है। ओके, तो क्या हुआ, हमारे पास ना ये जो एक और पेज है, इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोलर होगा। इस कोर्सेज को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक अलग से कंट्रोलर होगा। ओके, तो इस तरह से अलग अलग पेजेस के लिए आपको अलग अलग कंट्रोलर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं। अब ये जो यूज़र है इसने रिक्वेस्ट सेंड की। ठीक है, रिक्वेस्ट कहाँ जाती थी? अगर आप मेविन को यूज़ करते हैं तो pom.xml के पास जाती है। वो चेक करता है कि किस रिक्वेस्ट को कौन से कंट्रोलर के पास सेंड करना है। मतलब ये कि अगर जावा कोर्स की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे जावा कोर्स का कंट्रोलर ही हैंडल करेगा। अगर कोर्सेज की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे कोर्सेज का कंट्रोलर हैंडल करेगा। अभी के लिए हम फर्ज करते हैं कि कंट्रोलर वन को इस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी और ये है हमारा कंट्रोलर वन, इसके पास रिक्वेस्ट आनी है। अब हमारा जो सर्वर है वो चेक कर लेगा कि हाँ किसके पास रिक्वेस्ट भेजनी है। मतलब यहाँ पर ये जो pom.xml फाइल है वो बताती है कि कौन सा कंट्रोलर कौन सी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। तो सिंपल उसके पास रिक्वेस्ट जाती है, वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है वो वापस यूज़र को सेंड कर देता है। ओके, तो इस तरह से एमवीसी जो है वो वर्क करता है। एम मतलब मॉडल। मॉडल में क्या होता है? आपका डाटा होता है, क्योंकि जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक उसको चाहिए होता है डाटा, दूसरा उसको चाहिए होता है व्यू। व्यू में आप पेज दिखाते हो, आपका एक खूबसूरत सा पेज होता है और उसके अंदर डाटा होता है। ये दो चीज़ें ही यूज़र को चाहिए। बाकी यूज़र को किसी काम से कोई मतलब नहीं होता कैसे पीछे से आ रहा है, सिर्फ उसे ये दो चीज़ें चाहिए, डाटा और व्यू। तो हमारे पास मॉडल जो है वो डाटा को हैंडल करता है। व्यू वही आपके HTML पेजेस हो जाते हैं या फिर आपके JSP होंगे।
और उसके बाद जो सी है वो आपके कंट्रोलर, यही कंट्रोलर जो कि डिफरेंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करते हैं। तो ये MVC है जो कि काम करता है। अब MVC को हम क्यों यूज़ करते थे? ठीक है, MVC को हम यूज़ करते थे ताकि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कंट्रोलर का एक अलग से सेक्शन हो, पैकेज बना हुआ हो, सर्विसेज का एक अलग से पैकेज बना हो। सर्विसेज क्लासेस होती है जो कि आपको मॉडल प्रोवाइड करती है डाटा, ठीक है। व्यू का जो है वो अलग से हमारे पास फोल्डर हो, तो हमारी जो एप्लीकेशन है इस तरह से विद द हेल्प ऑफ MVC उसको मैनेज करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इशू क्या आ रहा था जिसकी वजह से हम स्प्रिंग MVC की तरफ गए? यहाँ पर इशू ये था कि हमारे पास ना जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसे एक पर्टिकुलर कंट्रोलर जो है वो हैंडल करता है, और एक कंट्रोलर सिर्फ एक रिक्वेस्ट को ही हैंडल कर सकता है, एक रिक्वेस्ट से ज़्यादा को हैंडल नहीं कर सकता। ये बात आपने याद रखनी है, इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हमें चाहिए था एक ऐसा कंट्रोलर जो सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके, ठीक है। यहाँ पर तो एक एक रिक्वेस्ट को अलग अलग कंट्रोलर हैंडल कर रहा है ना। हमें चाहिए एक ऐसा पावरफुल कंट्रोलर जो सारी की सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर ले। तो यहाँ पर हम आए स्प्रिंग MVC को लेकर। स्प्रिंग MVC क्या करता है? देखिए, अपने माइंड में ये नहीं सोचना कि आपको ये कंट्रोलर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कंट्रोलर्स आप बनाओगे। बट जब हम स्प्रिंग MVC को यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक और कंट्रोलर आ जाता है दरमियान में, ठीक है। ये दरमियान में हमारे पास एक और कंट्रोलर आ जाता है जिसका नाम है फ्रंट कंट्रोलर, या फिर इसे आप कहते हैं डिस्पैचर, ठीक है, सर्वलेट। तो मैं इसे आप कह सकते हैं दैट दिस इज अ फ्रंट कंट्रोलर, ओके, कंट्रोलर, या फिर आप इसे कह सकते हैं डिस्पैचर, डिस्पैचर सर्वलेट, ओके। ये एक और कंट्रोलर आ गया। अब आप हो सकते हैं आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि हम तो चाह रहे थे कि हमारे पास एक ही कंट्रोलर हो जो कि सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करे, अब हमें बाकी कंट्रोलर भी बनाने हैं और एक और भी कंट्रोलर बनाना है जिसका नाम है फ्रंट एंड कंट्रोलर डिस्पैचर सर्वलेट। बट डोंट वरी, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंग MVC आपको ये खुद प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा? स्प्रिंग MVC की वर्किंग को अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग MVC में क्या होता है, यूजर ने एक रिक्वेस्ट सेंड की, अब वो रिक्वेस्ट आएगी हमारे इस कंट्रोलर के पास जिसका नाम है डिस्पैचर सर्वलेट। ये कंट्रोलर जो है ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट को कौन से कंट्रोलर के पास सेंड करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा फ्रंट कंट्रोलर है डिस्पैचर सर्वलेट, इसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट को कौन से कंट्रोलर के पास सेंड करना है? तो इसे ये पता करने के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा हैंडलर मैपिंग के साथ। वहां से इसे पता चलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट को कौन सा कंट्रोलर हैंडल कर रहा है, और इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कवर कर लेंगे, ओके। तो अभी के लिए आपने इतना समझना है कि आपके पास एक और कंट्रोलर आ चुका है दरमियान में जो कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको हैंडल करेगा, एक स्पेसिफिक कंट्रोलर के पास उसे सेंड करेगा, बाद में कंट्रोलर क्या करेगा, उसको एक मॉडल जो है वो वापस भेजेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि कंट्रोलर से हमें मिलेगा एक मॉडल, और मॉडल जो है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, क्योंकि हम जावा की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ज़्यादातर हम ऑब्जेक्ट के साथ ही बात करते हैं। तो मॉडल के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पैक होगा जिसके अंदर डाटा होगा, और साथ में एक और चीज़ भी होगी जिसमें होगा हमारे व्यू का नाम, ठीक है। व्यू में क्या आ जाता है, व्यू में आपकी HTML फाइल होगी या फिर हो सकता है कोई JSP हो, तो उसका नाम होगा, ओके। अब ये वापस किसके पास आ रहा है, कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर चेक करेगा, ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये जो कंट्रोलर है ये चेक करेगा कि ये जो व्यू का नाम आ रहा है ये व्यू कहाँ पे है। तो कंट्रोलर यहाँ से वो व्यू को उठाएगा जो उसने नाम भेजा, व्यू यहाँ से उठाएगा, यहाँ पर आ गया व्यू वापस। अब इस व्यू के अंदर ये जो मॉडल के अंदर डाटा है उसमें पैक करेगा और फिर इस व्यू को सेंड कर देगा उस यूजर के पास। दैट्स इट, यही वर्किंग है स्प्रिंग MVC की, ओके। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट आएगी डिस्पैचर सर्वलेट के साथ जो कि हमारा सेंटर का एक सर्वलेट है, ओके। ये कंट्रोल करेगा और ये चेक करेगा कि कौन से कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट को सेंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मैपिंग, ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे।
उसके बाद कंट्रोलर जो है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और बदले में एक दो चीज़ें भेजेगा। एक तो मॉडल भेजेगा जिसके अंदर डाटा पैक होगा, दूसरा व्यू का नाम सेंड करेगा। वापस वो फ्रंट कंट्रोलर के पास आएगा। फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा, उस व्यू को एक्सेस करेगा, उसमें उस डाटा को पैक करेगा और फिर वो डाटा वापस सेंड कर देगा यूज़र के पास। ठीक है। अब ये जो हमारा कंट्रोलर है ये मॉडल कहाँ से लाएगा? ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो कंट्रोलर होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं लिखते हम। ठीक है। अब ये कहाँ से लाएगा डाटा? तो आगे हमारे पास कुछ और क्लासेस होंगी। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ना यहाँ पर एक सर्विस की क्लास है। ठीक है, जो कि ये मॉडल जो है वो प्रोवाइड करती है। लेट मी फिक्स दिस। ओके, सो वी वांट टू राइट। ओके, तो ये है एक सर्विस की क्लास और सर्विस की क्लास जो है वो आपको डाटा प्रोवाइड करती है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर कांटेक्ट करेगा इस सर्विस क्लास के साथ और इससे रिक्वेस्ट करेगा एक डाटा की। ओके, उसके बाद हो सकता है ये जो सर्विस क्लास है आगे किसी डेटाबेस से डाटा लेकर आ रही हो, तो ये सर्विस क्लास जो है आगे उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी और वहां से डाटा लेकर आएगी। ठीक है। अब ये पूरा फ्लो है, इस फ्लो को आपने अच्छे से समझना है। ये आपको समझ में आ गया तो एप्लीकेशंस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हमने रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट गई फ्रंट कंट्रोलर के पास, उससे फिर कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने डाटा की रिक्वेस्ट की सर्विस क्लास से, सर्विस क्लास के पास डाटा नहीं है, उसने रिक्वेस्ट की डेटाबेस से। ओके, सो लेट मी मेंशन दिस इज अ डेटाबेस। ओके, डीबी। उसने रिक्वेस्ट की डेटाबेस से, डेटाबेस ने वापस डाटा भेजा और फिर जाके हमें हमारा डाटा मिला इस यूजर को। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ। ठीक है, दराज.com। तो दराज.com। ओके, तो यहाँ पर देखें ये है दराज की वेबसाइट। अब यहाँ पर ना हम कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट पे या इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट सेंड हुई। अब पहले रिक्वेस्ट किसके पास गई, पहले रिक्वेस्ट गई हमारे इस सेंटर वाले सर्वलेट के पास जो कि है डिस्पैचर सर्वलेट। उसके बाद कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर से सर्विस के पास गई और ये जो डाटा है, जितना भी डाटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये डाटा, ये पिक्चर, ये सब कुछ ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है डेटाबेस से और फिर हमारे पास आके पहुंचता है यहाँ तक डाटा, यूजर तक। तो इतना प्रोसेस होता है एमवीसी में, तब जाके यूजर को एक डाटा मिलता है। ओके, आई होप स्प्रिंग एमवीसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्किटेक्चर है बेसिकली, वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है। अभी भी अगर इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आए, तो जैसे हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से पैकेज बनाएंगे। कंट्रोलर का पैकेज अलग से होगा, सर्विसेज का पैकेज अलग से होगा, जो व्यू है उसका फोल्डर हम अलग से बनाएंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे डाटा रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, कैसे वहाँ से डाटा आ रहा है, कैसे व्यू में पैक हो रहा है, कैसे यूज़र को सेंड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में हमने आपको समझाना था दैट व्हाट इज स्प्रिंग एमवीसी एंड व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग एमवीसी। एंड आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये आर्किटेक्चर वर्क करता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।